हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद स्टडी से रिलेटेड कोई लेक्चर आने वाला है, क्योंकि लेक्चर तो आ रहे थे लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आ रहे थे। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था कि नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम कहाँ से स्टार्ट करें, आयुर्वेदा पोर्शन से उठाएं या मॉडर्न पोर्शन से। तो जो मैक्सिमम आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया है वो चूज़ किया है कि आप मॉडर्न का रेस्पिरेशन डालिए। तो आज लेकर आए हैं मॉडर्न से वही टॉपिक, दैट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब सिस्टम वर्ड सुनते ही काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कोई और सिस्टम याद आता होगा। क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में कोई खराबी हुई तो जेल नहीं होगी, या तो एम्बुलेंस उठाने आएगी या फिर आप चार कंधों में उठकर जाओगे। ठीक है, तो इस सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शनल एनाटमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो अंदर की चीज़ पढ़ेंगे, इसीलिए फंक्शनल एनाटमी लिखा हुआ है, फंक्शनल फिजियोलॉजी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो हमने 11th में पढ़ रखा है, यहाँ देखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि 11th में जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर 17 क्लास 11th एनसीईआरटी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन क्या फ़र्क आता है एनसीईआरटी से पढ़ने में और क्या फ़र्क आएगा मेरे लेक्चर्स देखने से, या अब जो आप मेडिकल कॉलेज में बुक्स पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा मैं एक ऐसा डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ जो आपको समझ भी आएगा और आप रिलेट भी कर पाओगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई लड़की स्कूटी सीखती है या कोई लड़का बाइक सीखता है तो उससे बोला जाता है कि साइकिल चलानी आती है, या अगर आपने साइकिल चला रखी है तो बहुत इजी होगा स्कूटी सीखना या बाइक सीखना। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ हैंडल जो संभालना होता है, जैसे साइकिल का बैलेंसिंग करना होता है उसी तरह स्कूटी का या मोटरसाइकिल का बैलेंसिंग करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें एड ऑन भी हो जाती हैं। साइकिल में हमें खुद का फिजिकल वर्क करना पड़ता है, खुद पेडल मारना पड़ता है, लेकिन बाइक में वही सारी चीज़ें मोटर के थ्रू चलने लगती हैं। बस सिर्फ हमें हैंडल संभालना होता है, गियर शिफ्टिंग होता है, क्लच होता है, ये सारी चीज़ें देखना होता है। वैसे ही यहाँ कुछ है, 11th में जो आपने एनसीईआरटी में रिस्पिरेशन पढ़ा है वो कुछ साइकिल चलाने जैसा है, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में वो बाइक चलाने जैसा है। तो कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से आती हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं सोचनी पड़ेंगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन को। और इंट्रोडक्शन में दिया है कि रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, आप सभी अवेयर हैं इस डिफिनेशन से। नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रेथ टेक्स ओनली आफ्टर बर्थ। जब आपका जन्म होगा तभी आप पहली सांस लेंगे, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। फिटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल, सो ड्यूरिंग IUL का मतलब है इंट्रा यूटेराइन लाइफ, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फिटल ब्लड एंड मदर्स ब्लड अकर्स थ्रू प्लेसेंटा। जब आप पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब प्लेसेंटा के थ्रू ही आप ब्लड का एयर का एक्सचेंज हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तब आप पहली सांस लेते हैं और तब आपके लंग्स फंक्शनल होते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं, चैप्टर के ख़त्म होते होते आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप सर्च करें और खुद से ढूंढ के लाएं कि कैसे पता करेंगे कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी है या छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो कई बार ऐसा केस होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो पेट में ही मर चुका था, या कई बार ऐसा भी हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता है कि नहीं, पेट में नहीं मरा था, डॉक्टर ने सही तरह से ऑपरेशन नहीं किया या सही तरह से डिलीवरी नहीं कराई, इसलिए बच्चे की डेथ हो। खुद सर्च करिएगा कि कैसे पता करते हैं कि एक चाइल्ड जो है वो जब उसका पार्टिब्यूशन हो रहा होता है, यानी कि जब डिलीवरी
ऑफ द बेबी हो रहा होता है तब उसकी डेथ हुई है, या ऑलरेडी मदर के पेट में ही वो बच्चा डेड था, ये कैसे पता करेंगे, इस चीज़ को सर्च करिएगा, या गूगल करना हो तो गूगल भी कर लीजिएगा। डेफिनेशन है, मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू एक्सट्रैक्ट O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू डिलीवर इट टू द टिश्यू। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, टिश्यू तक ले जाते हैं, एंड टू टेक आउट O2 फ्रॉम टिश्यू एंड डिस्चार्ज इट इनटू द एटमॉस्फेयर। और अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है उसको लेते हैं टिश्यू से और बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर O2 नहीं CO2 होगा। हमने लिया क्या था, ऑक्सीजन लिया था, बाहर क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म होगा लेकिन कार्बन के साथ कंबाइन होगा, इसलिए यहां पर O2 ही लिखा है बशर्ते CO2 के। ठीक है, बाकी आप देख लेना सही है गलत है, नीचे कमेंट करके बताना। अभी हमने रेस्पिरेशन की डिफिनीशन देखी, अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की, कि किस में कितना रेट होता है रेस्पिरेशन का, कौन कितने बार सांस लेता है। तो अगर हम न्यूबॉर्न में देखें, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी हुआ है, उसे अगर हम देखें तो 30 से 60 बार पर मिनट, 1 मिनट में 30 से 60 बार, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसे देखेंगे तो 20 से 40 बार पर मिनट। उसके बाद लेट चाइल्डहुड, अब लेट चाइल्डहुड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो हमेशा कहाँ रहते हैं, लेट चाइल्डहुड में रहते हैं। उनका अगर देखा जाए तो 15 से 25 पर मिनट। फिर उसके बाद आता है एडल्ट, 12 से 16 पर मिनट। मोस्टली गर्ल्स का जो होता है वो लेट चाइल्डहुड में ही रहते हैं, मैंने आज तक नहीं कभी सुना कि कोई गर्ल एडल्ट हो गई है। ठीक है, बड़ी भी हो जाएगी तो वो हमेशा लेट चाइल्डहुड वाले हरकतों में ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर उनका ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेशन रेट 12 से 16 पर मिनट है तो समझ जाना कि वो लेट चाइल्डहुड में नहीं बल्कि एडल्ट की कैटेगरी में आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो रेस्पिरेशन रेट हमने पढ़ा, इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से इवेंट होते हैं, कहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है और वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इन सारी प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और पूरे बोर्ड में उस पूरे इवेंट की बात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की, और इस इवेंट में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर करती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, और कैसे CO2 में कन्वर्ट होती है और CO2 जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जाती है। तो एक एक इवेंट को देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो द लंग्स एक्सपांड या इन्फ्लेट। अब एक्सपांड या इन्फ्लेट, अब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं और बाइक या साइकिल के टायर में हवा भराते हैं, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो बैलून जो है वो एक्सपांड कर रहा है और वो जो टायर में हवा भर रहा है वो क्या कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है। अगर उसको ऐसे सिकोड़ के रख दोगे ना और उसके बाद आप उसमें हवा भरोगे तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेट कर जाएगा। तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि द लंग एक्सपांड या इन्फ्लेट। ठीक है, तो जिस तरह से बैलून होते हैं ना उसमें हवा भरी जाती है या साइकिल की टायर में हवा भरी जाती है, उस तरह से ही लंग्स हमारे इन्फ्लेट होते हैं। बिकॉज एटमॉस्फेरिक एयर रिच इन O2 इंटर्स इन द लंग्स, जैसे ही एटमॉस्फेयर एयर जो होती है ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है तो लंग्स क्या करते हैं, एक्सपांड कर जाते हैं या इन्फ्लेट कर जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस, ये जो इवेंट होते हैं ये एक के बाद एक होता है। ठीक है, ये कोई ऐसे टोटल 6 इवेंट नहीं है जो आप लर्न कर लें, उसके बाद दूसरा पहले लिख दें फिर तीसरा पहले लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा, ये इवेंट जो है वो लगातार एक दूसरे के बाद हो रहे होंगे, एक के बाद दूसरा इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एरो लगाना जरूरी है। द ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू ब्लड, वो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ली गई। अब एक बहुत अच्छी चीज मैं फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं कि कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और भी सल्फर भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही क्यों अंदर जाती है? ऐसा क्या सिस्टम है, कौन सा फिल्टर सिस्टम है कि नाइट्रोजन नहीं लेंगे, सल्फर नहीं लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लेंगे, ऑक्सीजन ही लेंगे?
या फिर और भी कोई गैसेस हैं जो हमारे अंदर जाती हैं लेकिन अंदर तक सिर्फ O2 पहुंचती है, तो क्या ऐसा कहां पर क्या चेंजेस होता है जिससे हमारी बॉडी में हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जब हमने ऐसे करके सांस ली तो एटमॉस्फेयर से तो सारी गैसेस हमने खींची ना, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं? तो कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कहां पर फिल्टर है या क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। The O2 extracted and transferred to the blood या pulmonary capillary। नेक्स्ट उसके बाद फिर अगली तुरंत प्रोसेस होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन सर्कुलेट टू टिश्यू एंड ऑल ओवर द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ऑक्सीजन को लेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। फोर्थ प्रोसेस है इन द टिश्यू ब्लड डिलीवर्स O2 टू टिश्यू। अब टिश्यू में क्या होगा कि जो ब्लड है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आया था, वही ब्लड क्या करेगा O2 को टिश्यू में जाकर के डिलीवर कर देगा, विच यूटिलाइज O2। और टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगा एंड प्रोड्यूस CO2 और वहां पर उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा। CO2 इज डिलीवर्ड बैक इनटू द ब्लड और फिर वापस से CO2 कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब यहां पर जो फिफ्थ प्रोसेस है, पांचवा इवेंट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग्स द CO2। अब इस CO2 को कौन लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक चीज याद रखना, कभी भी इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड को ये मत मान लेना कि यही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों में फर्क होता है। अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है या नीट की प्रिपरेशन के दौरान ये चीज पढ़ा है तो याद रखना, इसको कंबाइन मत कर देना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग्स द CO2। ऑक्सीजनेटेड कौन ले रहा था, ऑक्सीजन को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, CO2 को लेगा टू द लंग्स एंड फ्रॉम वेयर CO2 इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द लंग्स। और वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू CO2 लंग से डिफ्यूज्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट इवेंट जो है वो है द लंग डिफ्लेट एंड डिस्चार्ज इम्प्योर एयर रिच इन CO2। इम्प्योर एयर रिच इन CO2। इम्प्योर एयर में सबसे ज्यादा क्या होगा, CO2 होगा टू द एटमॉस्फेयर और वहां क्या कह रहा है, लंग्स डिफ्लेट। जैसे ही लंग सांस लेते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं और इन्फ्लेट कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सांस बाहर छोड़ते हैं तब क्या होता है, लंग डिफ्लेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुल टोटल 6 इवेंट हैं, एक के बाद दूसरी इवेंट चालू होती है, इसलिए कभी भी याद करना तो ऐसे मत याद कर लेना कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली और उसके बाद याद ये कर लो कि CO2 बाहर छोड़ दी, ऐसा नहीं है। एक एक प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअसली याद रखना। ठीक है, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, तो वो कैसा कैसा प्रोसेस होता है ये सारा इस इवेंट के अंदर पे बताया गया है। अब जो लोग नोट्स बनाते हैं वो चाहे तो नोट कर लें, वरना नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इस लेक्चर के सारे PDF एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो सिर्फ आप बैठ करके लेक्चर देखिए और अपने मन में आँख बंद करके उस चीज़ को रिवाइज करिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पायरेटरी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम को यहाँ पर 2 मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन URT एंड सेकंड LRT। URT अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, LRT लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। कुछ नहीं है इसमें। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जो चेस्ट कैविटी के बाहर हो, आउटसाइड द चेस्ट कैविटी जो भी आपका ऑर्गन्स होगा, दैट इज URT अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। कौन कौन सी चीजें आएंगी इसमें, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नेक्स्ट LRT की बात करें तो ऑर्गन्स आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर जो जो चीजें होंगी वो आपकी LRT में आएंगी। कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एंड एल्वियोलाई। वही चीज आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अलग से लिख रखा है URT और LRT के बारे में। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमें नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम LRT की बात करें तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी एंड 3 डिग्री मीन्स टर्शरी। तो वही चीज़ मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिख दिया है। ये फर्दर ब्रोंकाई का ही डिवीजन है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री कह देते हैं। अब इसी ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री को एलैबोरेट करके देख लेते हैं कि URT और LRT से कंपोज होकर के कैसे ही पूरा ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री बनता है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग
ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, नाम में ही समझ में आ रहा है ट्रैकियो ब्रोंकियल, यानी कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, ट्रैकिया और ब्रोंकियल। ट्री का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ जो ना सिर्फ सीधा हो बल्कि उसमें से ब्रांचेस भी निकली हों और उस ब्रांचेस के भी अपने अपने सब ब्रांचेस हों, ऐसा कोई चीज़ दिखता है तो हम उसे ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको दिखने वाली हैं कि कुछ ब्रांचेस होंगी और कुछ ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करें अगर हम ट्रैकिया से, तो ट्रैकिया का डायमीटर होता है 1 से 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, याद कर सकते हो क्योंकि आप लोगों के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, पहले नहीं आते थे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ट्रैकिया का डायमीटर कितना होता है। ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई दो तरफ से डिवाइड होगी, लेफ्ट और राइट। सेकेंडरी ब्रोंकाई आपको लोअर रीजन पे दिखाई देगी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई सेगमेंटल होगी, ठीक है, उसके अलग अलग आपको सेगमेंट दिखाई देंगे। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, वो भी कैसा, 1 मिलीमीटर, जिसका साइज कितना होगा 1 mm। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आपने 2 बार टर्मिनल ब्रोंकियोल लिख दिया, नहीं 2 बार नहीं लिखा है, साइज में डिफरेंस है, एक 1 mm का है, दूसरा 0.5 mm का है, ठीक है, दोनों में साइज अलग अलग हैं। इसका फिगर अगर मिलेगा तो मैं एज इट इज यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड होंगे एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट आगे जाएगा एल्वियोलर सैक में और एल्वियोलर सैक आगे जाएगा एल्वियोलस में, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री हो गया। अब बोथ लंग्स कंटेन 300 मिलियन एल्वियोलाई। अब 300 मिलियन में कितने जीरो होते हैं आप कैलकुलेट कर लेना, मेरी थोड़ी सी मैथ कमजोर है इसलिए मैंने बायो ले ली थी। अच्छा खैर, नेक्स्ट फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये पीओवी क्या है, ये है पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे भी हर चीज में शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, इसलिए मैंने भी पॉइंट ऑफ व्यू को पीओवी लिख दिया है। आगे हो सकता है आने वाले लेक्चर्स में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप शॉर्ट फॉर्म में देखें। होल ट्रैकियल ब्रोंकियल ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर जोन। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी एनसीईआरटी में 2 जोन के बारे में। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग जोन, सेकंड इज रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन जहां सिर्फ एयर का कंडक्शन होता है और रेस्पिरेटरी जोन जहां एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आते हैं हम लोग कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन की। कंडक्टिंग जोन गैस ट्रांसपोर्ट साइट, जहां सिर्फ काम होता है गैस के ट्रांसपोर्ट होने का। वेयर नो गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो कॉल्ड डेड स्पेस। इसी को हम लोग डेड स्पेस भी बोलते हैं, याद रखना आ सकता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेड स्पेस, कंडक्टिंग जोन या रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन को हम लोग डेड स्पेस भी बोलते हैं। कहां से कहां तक होता है, नोज से माउथ अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। नाक से बोलो या माउथ से बोलो, क्योंकि कुछ लोग नाक से सांस लेते हैं और कुछ लोग आ करके मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। अगर नाक से ले रहे हैं तो नोज से टर्मिनल ब्रोंकियोल, माउथ से ले रहे हैं तो माउथ से टर्मिनल ब्रोंकियोल। कैपेसिटी कितनी होती है 150 ml, ठीक है, वो वाला नहीं जो एक मीम वायरल हुआ था ना, एक टीचर पढ़ा रहे थे, पूछ रहे थे क्या पूछा था कि कितने ml होगा, तो एक स्टूडेंट बोलता है सर 30 ml। तो बोलते हैं भाई वो आप सबसे पहले ये समझिए एक क्वार्टर में कितना होता है। हेचविक बोल बेटा, एक क्वार्टर में कितना होता है, 30 ml लिखता है वो। अरे वो क्वार्टर नहीं, वाला ml नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो गैस की पूछ रहे हैं, एयर की पूछ रहे हैं कितनी कैपेसिटी होगी, तो 150 ml, ठीक है, 30 या 60 ml नहीं। फंक्शन इज फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर एंड कंडक्ट इट इनटू लंग्स। कई बार क्या होता है, जो जैसे मान लो कुछ लोग रसिया में रहते हैं तो बहुत ठंडी हवा है, अब उन्हें भी अंदर ले जानी है लंग्स के। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोयला है, भट्टी है, वहाँ पर बहुत गर्म हवा है, अब उन्हें भी सांस लेना है। तो काम क्या होता है डेड स्पेस का, डेड उसका काम होता है फिल्टर करना एयर को, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन, ऑल्सो नोन एज गैस एक्सचेंज साइट या गैसियस एक्सचेंज वेयर अकर्स, मेड अप ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट।
यहाँ पर 10% गैस का एक्सचेंज होगा, बाकी जो 90% है वो मोस्टली एल्वियोलाई में होगा। तो हियर 90% ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? अप्रॉक्स 4000 ml। सबसे ज्यादा यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा गैस का जो एक्सचेंज है वो कितना है? 4000 ml। और वहीं अगर हम बात करें कंडक्टिंग जोन में तो इसकी कैपेसिटी 150 ml, बहुत ज़रा सी होती है, एकदम ना के बराबर होती है। अगर आप टाइडल वॉल्यूम देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ना के बराबर है। और मोस्टली गैसियस एक्सचेंज जहाँ होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पायरेटरी जोन बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लो। अभी तक का जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसी में से दो चीज़ें कंक्लूजन के रूप में निकली हैं कि अगर बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ आरएस, आरएस का मतलब रॉयल स्टैग नहीं है, आरएस का मतलब है रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करें रिस्पायरेटरी सिस्टम का तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। वहीं अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन करें आरएस का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो फंक्शन के तौर पे दो डिवीजन देखने को मिलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और रिस्पायरेटरी पार्ट। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, गूगल करिए, किसी से भी पूछिए, बुक में ढूंढिए, खुद का दिमाग लगाइए, जहां भी आपको मिलता है, जहां से खोज पाते हैं आप खोजिए और उसका आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। और 1 सेकेंड, जाते जाते अगर कोई नीट का स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो बायोलॉजी ले रखा है, आगे ज़रूरी नहीं है कि उसे नीट करना है, हो सकता है कोई 11th का स्टूडेंट भी देख रहा है, आगे उसे नहीं पता उसे किस स्ट्रीम में जाना है, नीट करना है, मेडिकल की तैयारी करना है, डॉक्टर के प्रोफेशन पे जाना है, या कोई और भी प्रोफेशन लेना है। बायो में और भी चीज़ें होती हैं, बीएससी नर्सिंग है, एनएम जीएनएम है, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो अगर कोई 11th का स्टूडेंट इसे देख रहा है और आगे कोई फर्दर किसी स्ट्रीम में जाना चाहता है और उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम करके मुझसे पर्सनली बात कर सकता है और पूछ सकता है कि आगे कौन सा स्ट्रीम उसके लिए बेटर रहेगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।